हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेल ऑफ फाइटिंग गॉड एनिमे के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर ग्रैंडपा डेव पूरी की पूरी यान किंगडम की आर्मी को अकेले ही रोकने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ हमें उनकी बैक स्टोरी भी जानने को मिलती है, जहाँ नेशन मास्टर उससे पेंटिंग सेज के नाम से जानते थे और साथ ही साथ वो उन्हें बहुत ही अच्छे से एडमायर करते थे, क्योंकि पेंटिंग सेज वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने 18 लेयर हेल पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मिलियंस ऑफ यान किंगडम के सोल्जर्स को जान से मार डाला। लेकिन नेशन मास्टर अपनी आर्मी को उस पेंटिंग से निकलने का सोल्यूशन बता देते हैं, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियान अपने सारे के सारे सोल्जर्स को 18 हेल पेंटिंग से निकालकर बाहर ले गया। जबकि सिर्फ यही नहीं बल्कि नेशन मास्टर ने 3 मिलियन सोल्जर की एक और सीक्रेट आर्मी भी तेजी के साथ ज़ियोंगलुंग ड्रैगन सिटी की तरफ रवाना कर दी थी, जिसके बारे में ग्रैनी सी को मालूम हो चुका था और वो जल्द से जल्द इस बारे में विलेज चीफ को भी रिपोर्ट कर देना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलेज चीफ बाकी के सारे ग्रैंड पास के साथ मिलकर यहाँ सिटी गेट पर यान किंगडम की आर्मी का इंतजार कर रहा था, ताकि वो उन्हें सिटी गेट पर अंधेरा होने तक रोक सके, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वो यहाँ पर यान किंगडम को पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यान किंगडम की आर्मी ज़ियोंगलुंग ड्रैगन सिटी के गेट तक पहुंच चुकी थी, मगर साथ ही साथ रात होने की वजह से अंधेरा भी काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आता जा रहा था, जो देखकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है। आज से पहले मैंने डार्कनेस के पहुंचने के बाद भी इतनी रोशनी कभी नहीं देखी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इवन की दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यान किंगडम के सोल्जर्स के पीछे एक चमकती हुई रोशनी देखने को मिलती है, जिसे देखते हुए वो कह रही थी कि मैं डाजू कॉन्टिनेंट में कई अरसे से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस चमकती हुई रोशनी को देखा, आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जियान भी उस रोशनी को देखकर सरप्राइज हो गए थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये डाजू कॉन्टिनेंट में हमें और कितने ज्यादा सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अब ये आखिर किस तरह की मैजिक का इस्तेमाल हो रहा है। ये रोशनी किसी सूरज की तरह चमक रही थी, जो कि अंधेरे को खुद से दूर कर रही है। किन्मो और बाकी सब लोग काफी ज्यादा गौर से उस रोशनी की तरफ देखते जा रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो तो एक बहुत बड़ी शिप है, जो सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन ग्रैंडपा मास्क जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका मतलब कि लेजेंडरी कहानियां बिल्कुल सच्ची थी, ये शिप सच में एग्जिस्ट करती है। किन्मो भी यहाँ पर उनकी बातें सुनकर ग्रैंडपा मास्क से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, कहीं ये शिप हम लोगों के लिए खतरा तो नहीं। किन्मो के इस सवाल का जवाब ग्रैंडपा मास्क के पास तो नहीं था, क्योंकि खुद उन्होंने अपनी जिंदगी में ये शिप पहली बार देखी थी। दूसरी तरफ विलेज चीफ हैरान होते हुए कह रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये शिप इस वक्त यहाँ पर क्यों आई है। विलेज चीफ के ये कहते साथ ही हम लोगों को स्टोन से बनी हुई वो जायंट शिप देखने को मिली, जो कि जैसे जैसे पास आती जा रही थी उतना ही उसका साइज बढ़ता जा रहा था। इतनी बड़ी शिप को देखकर तो सब लोग ही हैरान दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़ी हैरानगी वाली बात तो ये थी कि शेयर शिप के पैर दिख रहे हैं, जो देखकर तो यहाँ पर मौजूद लोग और भी जरा घबरा चुके थे। साथ ही साथ उस शिप से काफी ज्यादा गर्माहट निकल रही थी, जिसकी वजह से यान किंगडम की एयरशिप्स उसके पास नहीं जा पा रहे, क्योंकि उन पर आग लग रही थी। और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि असल में उस एयरशिप की टांगे नहीं बल्कि वो जायंट्स ने उठाई हुई है, जो जायंट साइज में काफी ज्यादा बड़े और दिखने में काफी ज्यादा खौफनाक थे। किन्मो यहाँ पर ये सब देखते हुए हैरान होकर कह रहा था कि इतनी बड़ी एयरशिप यान किंगडम वाले तो नहीं बना सकते, तो आखिर इस शिप को बनाया किसने होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बड़ी सी जायंट शिप अपने पीछे एक बहुत बड़े सूरज को भी खींचती हुई यहीं पर लेकर आ रही थी, जिस आर्टिफिशियल सूरज से निकलने वाली गर्माहट और रोशनी काफी ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से यान किंगडम की कई सारे एयरशिप्स डिस्ट्रॉय हो गए और मजबूरन उनकी सारी की सारी आर्मी को यहाँ वहाँ बिखरना पड़ा ताकि वो खुद की जान बचा सके, जो देखकर तो किन्मो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एयरशिप किसकी होगी और उसने यान किंगडम के सोल्जर्स को भगाने में हम लोगों की मदद क्यों की। जिस पर विलेज चीफ किन्मो को बताते हैं कि ये सनशिप है, इसका वजन इतना ज्यादा है कि हजारों लाखों सोल्जर मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते। लेजेंडरी कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि सनशिप के टोटल 24 पैर है। मैं भी इस बात को सच समझता रहा, लेकिन चूंकि आज मैं इसे खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ, तो मैं समझ गया कि असल में उसके पैर नहीं बल्कि 12 जायंट्स ने उसे उठाकर रखा हुआ है। जो सुनकर किन्मो यहाँ पर उस जायंट शिप के साथ बंधी हुई उस सूरज के बारे में भी सवाल करता है कि आखिर वो बड़ा सा सूरज क्या है। इस पर ग्रैंडपा म्यूट इशारों से बाकी सब लोगों को कुछ बताते हैं, जिस पर ग्रैंडपा माँ जवाब देते हुए कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोई सूरज नहीं बल्कि एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस और डीमंस को दूर रखा जाता है। इस चमकते हुए सूरज जैसे ट्रेजर को खुद गॉड्स ने डाजू कॉन्टिनेंट में अंधेरे के आने से पहले
पहले बनाया था। जो सुनकर तो किन्मो और भी जरा हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये बड़े बड़े जायंट्स जिन्होंने इस शिप को उठाकर रखा है ये भी जरूर डासू कॉन्टिनेंट के एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते होंगे। यहाँ जब किन्मो ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन जायंट्स ने यहाँ पर यान किंगडम की आर्मी का काफी बुरा हश्र कर दिया, क्योंकि उनकी बॉडी से काफी जरा गर्माहट निकल रही थी। और यहाँ यान किंगडम की आर्मी ने जब सनशिप से पंगा लेने की गलती कर दी तो ये उन्हें और भी जरा महंगा पड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ उन जायंट्स के फूक ही काफी जरा खतरनाक थे। वो सिर्फ फूक मारती वहाँ पर मौजूद सारे के सारे फ्लाइंग शिप्स को आग लगा रहे थे, जिसे मास्टर जियान और जनरल युआन ने अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हुए बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों का पानी कम पड़ रहा था। और यहाँ पर लगातार अपने सोल्जर्स को जलता हुआ देखकर मास्टर जियान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सनशिप से दूर हटो जब तक तुम लोगों को न्यू ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। मास्टर जियान की ये बात सुनते वहाँ पर मौजूद यान किंगडम के जितने बचे हुए सोल्जर्स थे वो फौरन के फौरन सनशिप से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ दूर यहाँ यान किंगडम में मौजूद मास्टर गुली ने भी ये सब देख लिया था और वो झटका खाते हुए कहते हैं कि ये क्या है, ये सब कैसे मुमकिन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छोटी सी चूंटी एक बड़े से पहाड़ का मुकाबला कर रही हो। इस तरह तो हमारे सोल्जर कभी भी उस बड़ी सी जायंट शिप को नहीं हरा सकते और हम लोग कभी भी इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। अब हम क्या करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशिन मास्टर भी ये सब होता हुआ देख रहा था और उसने लेजेंडरी कहानियों में सनशिप के बारे में सुना था, जिसे देखते हुए वो कहता है कि आज इस सनशिप के सूरज को चमकता हुआ अपनी आंखों के सामने देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये सनशिप वाकई में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसे अंधेरे से पहले डासू कॉन्टिनेंट पर मौजूद रहने वाले गॉड्स ने मिलकर बनाया था। और इस एयरशिप के ऑरा को महसूस करते हुए मैं बता सकता हूँ कि उस एयरशिप पर एक गॉड इस वक्त भी मौजूद है। पीछे की तरफ किन्मो ने भी यहाँ पर यही सेम चीज महसूस कर ली थी कि कोई ना कोई तो सनशिप के ऊपर मौजूद है, जिसके बारे में विलेज चीफ किन्मो को बताते हैं कि कहानियों में ऐसा मैंने सुना है कि गॉड्स का एक ग्रुप हुआ करता था जिनके पास ही सिर्फ इतनी पावर थी कि वो इस ट्रेजर वाले सूरज को चमका सके। उस ग्रुप को लोग सन पीपल कहकर पुकारते थे और जो गॉड इस सूरज को इस वक्त चमका रहा है उसे सन गार्डियन के नाम से सब लोग जानते हैं। जो सुनकर तो किन्मो के मन में एक और सवाल आया कि डासू कॉन्टिनेंट से तो सारे के सारे गॉड्स जा चुके थे, तो आखिर ये गॉड यहाँ पर कैसे रह गया और ये पहले कहाँ गायब था। अचानक से ये डासू कॉन्टिनेंट में यान किंगडम की आर्मी से हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्यों आ गया। यहाँ किन्मो जब ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ निशिन मास्टर भी ये सब नजारा देखते हुए कहते हैं कि गॉड्स अभी भी डासू कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इसका मतलब कि अभी भी हमारे यान किंगडम पर डिवाइन डिग्री लागू होती है जिसे हम लोग नहीं हटा सकते। यही सब सोचते हुए निशिन मास्टर पीछे की तरफ पलटते हुए मास्टर गुली को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने सारे के सारे सोल्जर्स को वापस बुला लो और साथ ही साथ ऑर्डर जारी कर दो कि अगले 50 साल तक कोई भी डासू कॉन्टिनेंट पर हमला नहीं करेगा। ये सुनकर यहाँ पर निशिन मास्टर के सारे जनरल तो काफी जरा हैरान हो गए थे, लेकिन नेशन मास्टर को कुछ ऐसा मालूम था जो कि इन जनरल्स को मालूम नहीं। नेशन मास्टर उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये सब कुछ टेम्परेरी है क्योंकि सन गार्डियन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जब तक सन गार्डियन है हम लोग डासू कॉन्टिनेंट को जीत नहीं सकते, लेकिन एक बार सन गार्डियन वाला वो गॉड मर जाए उसके बाद यहाँ पर डासू कॉन्टिनेंट के लोगों को बचाने वाला पीछे कोई भी नहीं बचेगा। यानी कि 50 साल बाद डासू कॉन्टिनेंट हमारा होकर ही रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेशन मास्टर के ऑर्डर को जारी कर दिया गया, जिसे सुनते यान किंगडम के जितने भी सोल्जर्स थे वो फौरन से रिट्रीट करने लगे। ये देखकर तो जनरल किन भी सरप्राइज हो गया था। इवन की प्रिंसेस जूसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि ये नेशन मास्टर का ऑर्डर है तो इन सब लोगों को मानना पड़ता है। और ये सब लोग डासू कॉन्टिनेंट से वापस से यान किंगडम की तरफ रवाना हो गए। जहाँ यान किंगडम के सोल्जर्स को वापस की तरफ जाता हुआ देखकर विलेज चीफ कहता है कि इसका मतलब कि नेशन मास्टर ने हार मानने का फैसला कर लिया। अब हमें यहाँ पर मौजूद ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। बुचर अपने ब्लेड इंटेंट को वापस ले लो। जो सुनकर ग्रैंडपा बुचर मुस्कुराते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। साथ ही साथ वो अफसोस के साथ कह रहे थे कि वैसे मुझे काफी ज्यादा अफसोस होगा कि मैं दुनिया के दो सबसे ज्यादा बेस्ट सोर्समैन को आपस में फाइट करता हुआ नहीं देख पाया, लेकिन कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपने ब्लेड्स को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस सनशिप पर हमला करते हुए वहाँ पर मौजूद गॉड से फाइट करें। ये बहुत ही मजेदार होगा। यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर को इस तरह पागल वाली बातें करता हुआ देखकर ग्रैंडपा जिया और ग्रैंडपा म्यूट तो फौरन उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुमने उस सनशिप पर जाने की गलती की तो तुम्हारी ये बाकी की बॉडी भी नहीं बचेगी। ये सीन वाकई में काफी फनी लग रहा था। दूसरी तरफ विलेज चीफ यहाँ पर किन्मो को बताता है कि मुझे ग्रैनी सी को बताना होगा कि दुश्मनों ने हार मान ली है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। जो सुनकर किन्मो बिल्कुल ऐसे ही करता है, बल्कि वो सनशिप की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर एंशिएंट टाइम्स का एरा पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कोई स्टोन से बनी हुई इतनी बड़ी सी एयरशिप को कैसे बना सकता है।
साथ ही साथ इन लोगों ने तो सूरज जैसे एक आर्टिफैक्ट को भी बना दिया। ये वाकई में कमाल का है। किन्मो भी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसके लॉकेट ने काफी तेजी के साथ चमकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सन गार्डियन की नजर किन्मो की लॉकेट पर पड़ जाती है। इसलिए वो यहाँ पर अपनी एयरशिप को लेकर धीरे से किन्मो की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम्हारा ये जेड पेडेंट ये बहुत ही अजीब है, साथ ही साथ इससे निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ सन गार्डियन को अपने सामने देखकर तो किन्मो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये सन गार्डियन गॉड तो काफी ज्यादा लंबा है, मगर साथ ही साथ वो सन गार्डियन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपने मेरे जेड पेडेंट को पहचान लिया, इसके बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो। जो सुनकर वो सन गार्डियन यहाँ अपनी सनशिप पर मौजूद खुद के ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा क्या आप इस लड़की को ऊपर ले आओगे ताकि मैं इससे बात कर सकूं। सन गार्डियन की ये बात सुनकर वहीं पर मौजूद एक जायंट ग्रैंडपा यहाँ पर मौजूद नीचे के जायंट्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस लड़के को ऊपर की तरफ ले आओ। जो सुनकर वो जायंट बिल्कुल ऐसे ही करता है। उसने अपना हाथ यहाँ किन्मो के सामने रख दिया था, जिस पर किन्मो जंप करते हुए फौरन से सनशिप की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ग्रैंडपा बुचर को तो काफी जरा गुस्सा रहा था कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई। लगता है कि ये लोग मरना चाहते हैं, जो कि ये लोग मेरे विलेज के बच्चे को चुरा रहे हैं। मगर विलेज चीफ यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर से कहता है कि शांत हो जाओ, वो लोग किन्मो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। विलेज चीफ की बात बिल्कुल सही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जायंट यहाँ पर किन्मो को अपने सनशिप के ऊपर ले आते हैं। जहाँ शिप के ऊपर आते ही किन्मो देखता है कि सन गार्डियन ने अपने आसपास दो पिलर्स को पकड़ कर रखा हुआ था, और जैसे ही सन गार्डियन ने उन दोनों पिलर्स को छोड़ दिया तो उसकी बॉडी श्रिंक होने लगी, जिससे किन्मो को समझ आ जाता है कि सन गार्डियन को अपनी ताकत इसी दोनों पिलर्स से मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें जानने को मिलता है कि सन गार्डियन तो असल में एक लड़की है जो कि किन्मो की ही एज की थी, जिसे देखकर किन्मो हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या ये छोटी सी बच्ची सन गार्डियन है, और आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों दिखाई दे रही है। किन्मो की ये बात बिल्कुल सच थी। वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, जो कि अपने पैरों को लावा से बाहर निकाल रही थी। इस प्रोसेस में उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। किन्मो यहाँ पर ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर कहता है कि सनशिप वाकई में काफी ज्यादा अजीब है। तभी अचानक वो क्यूट सी लड़की यहाँ पर किन्मो को देखकर उसे अपनी तरफ आने को इशारा करती है, जो सुनकर किन्मो बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। वो यहाँ बिना डरे उन सारे के सारे जायंट्स के बीच में से गुजरती हुई धीरे धीरे उसी लड़की की तरफ आने लगता है। जहाँ किन्यो जब उस लड़की के पास पहुंचा तो हम देखते हैं कि यहाँ वो लड़की अपने ग्रैंडपा से किसी और लैंग्वेज में बात कर रही थी, जिस लैंग्वेज को किन्मो नहीं समझ पा रहा था। इसलिए वो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सी जबान है, क्या तुम सब लोग गॉड्स हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो यान किंगडम की आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। वो लोग दुम दबाकर यहाँ से भाग गए सिर्फ तुम लोगों की वजह से। जो सुनकर वो लड़की भी धीरे से किन्मो की तरफ आते हुए कह रही थी कि तुमने मेरा वो इंप्रेसिव रूप देख लिया। इस सब ताकत के लिए मुझे इस सनशिप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सनशिप ना होता तो मैं कभी भी उतनी ताकतवर ना हो पाती। मगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, बल्कि मैं जब इस सनशिप के साथ खुद को मर्ज कर लूं तब मेरे पास गॉड्स की पावर आ जाती है, जिन पावर्स के इस्तेमाल करते हुए मैं डाजू कॉन्टिनेंट से बुरे लोगों और बुराइयों को भगा देती हूँ। वैसे तुम मेरे उस रूप को देखकर घबरा तो नहीं गए थे। जो सुनकर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि यान किंगडम का नेशन मास्टर भी तुम्हारी ताकत को देखकर घबरा चुका होगा। उसने कभी भी ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा होगा कि तुम जैसी एक छोटी सी बच्ची इस सनशिप को चला रही होगी, जो कि असल में कोई गॉड भी नहीं है। जो सब सुनकर तो वो लड़की भी मुस्कुराने लगी। तभी अचानक किन्मो सवाल करते हुए कहता है कि वैसे ये सब कुछ छोड़ो, जब तुम मेरी तरफ देख रही थी तब तुमने मेरे जेड पेडेंट के बारे में कुछ कहा था। किन्मो के सवाल पर वो लड़की यहाँ किन्मो को बताती है कि मुझे मेरे ग्रैंडपा से मालूम हुआ कि ये जेड पेडेंट कोई नॉर्मल जेड पेडेंट नहीं है, बल्कि इस जेड पेडेंट पर बने हुए मंत्र काफी सारा अजीब है, जो कि किसी डिवाइन या फिर डिमोनिक या फिर जेन मास्टर के बनाए हुए नहीं लग रहे, बल्कि इस जेड पेडेंट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लैंड ऑफ नो वरीज से आया हो, जिस जगह में केयर फ्री विलेज काफी सारा मशहूर है। यहाँ पर ये सुनकर तो किन्मो को याद आया कि ग्रैनी सी ने किन्मो से कहा था कि इस जेड पेडेंट को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि ये बचपन से तुम्हारे साथ है। हो सकता है कि तुम्हें ये जेड पेडेंट तुम्हारी माँ ने पहनाया हो। जो सुनकर किन्मो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये जेड पेडेंट केयर फ्री विलेज से आया है तो इसका मतलब कि मेरे पेरेंट्स भी केयर फ्री विलेज में ही होंगे। जो सब सोचते हुए किन्मो यहाँ पर फनन उस लड़की से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो केयर फ्री विलेज कहाँ पर होगा। किन्मो के सवाल पर वो लड़की भी जवाब देते हुए कहती है कि केयर फ्री विलेज एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है। ऐसा कहा जाता है जब डाजू कॉन्टिनेंट में चारों तरफ डार्कनेस फैल जाए तो तभी सिर्फ केयर फ्री विलेज का दरवाजा ओपन हो सकता है। इवन वो लड़की बताती है कि हम खुद भी कई अरसे से केयर फ्री विलेज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर किन्मो सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग क्यों केयर फ्री विलेज को ढूंढ रहे
हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि जिस गॉड ने सनशिप को बनाया था, मैंने सुना है कि वो केयर फ्री विलेज में जा चुका है। अगर मैं किसी तरह से केयर फ्री विलेज में जाकर उस आदमी को ढूंढ लूं तो शायद वो मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं इससे अपने सन वाले ट्रेजर को दोबारा से जला सकूं। जो सुनकर किन्मू पीछे की तरफ मौजूद उस बड़े से ब्लैक बॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है तुम लोगों का सन ट्रेजर। इस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, ये सन कुछ अर्से पहले खुद ब खुद ही बुझ चुका था और जब से ऐसा हुआ है तब से मुझे इस सन ट्रेजर को जलाने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे जैसे मैं अपने हाथों से उन दोनों पिलर्स को टच करूं तो ये सनशिप मेरी लाइफ फोर्स को मुझसे खींचना शुरू कर देती है। इसका इस्तेमाल करते हुए बेशक मैं इस सन ट्रेजर को जला तो पा रही हूँ लेकिन ये मेरी लाइफ एनर्जी को लगातार कम कर रहा है। मेरा साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। एक दिन तो मैं पूरी तरीके से खत्म होकर मर जाऊंगी, बिल्कुल मेरे फादर की तरह। उनकी मौत भी बिल्कुल इसी तरीके से हुई। यहाँ उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर किन्मू को सच में उसके लिए बुरा लगा क्योंकि वो लड़की वाकई में काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। वो लड़की किन्मू को बताती है कि मुझे अपनी लाइफ एनर्जी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है इस सूरज को जलाने के लिए, लेकिन अगर किसी तरीके से उस आदमी से हमारा राब्ता हो गया तो वो इस सूरज को दोबारा से जगाने में हमारी मदद कर सकता है। और एक बार ये सनशिप का सन ट्रेजर दोबारा से जलने लगा तो मेरी ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सारी बातें सुनकर किन्मू कहता है कि सच में इस बड़े से सूरज को जगाने का काम तो सिर्फ एक गॉड ही कर सकता है। दूसरी तरफ वो लड़की यहाँ पर किन्मू की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे बातें करने में इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि मैंने तुमसे खुद का इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया। वैसे मेरा नाम है यानजिंग। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्मू भी खुद का नाम बताता है। साथ ही साथ वो यानजिंग से कहता है कि तुम्हारा नाम काफी प्यारा है। जिस पर यानजिंग मुस्कुराती हुई कहती है कि हाँ ये नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा था, इसका मतलब बनता है बहुत सारी आग, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बॉडी में बहुत सारी फ्लेम एनर्जी थी और मेरी फ्लेम एनर्जी को देखकर हमारे क्लैन लीडर अक्सर कहा करती थी कि मैं ही सूरज को दोबारा से जगाने में कामयाब होंगी, मगर मैं अब तक ऐसा नहीं कर पाई हूँ। मुझसे पहले अब तक जिन लोगों ने भी सनशिप को चलाने की कोशिश की है वो सबके सब मारे गए हैं और मुझे लगता है कि सूरज को जलाने से पहले कहीं मेरा भी अंजाम वही ना हो जाए। किन्मू यहाँ पर उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि यानजिंग मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस सनशिप को चलाती ही क्यों हो। जिस पर यानजिंग जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मैं सन गार्डियन हूँ और हमारे सन पीपल में से सन गार्डियन को इसीलिए चूज किया जाता है ताकि वो सनशिप को चला सके। सिर्फ सन गार्डियन ही इस शिप को चलाते हुए सूरज को दोबारा से जगा सकते हैं, जिस सूरज का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने डासू कॉन्टिनेंट को बाहर के लोगों और साथ ही साथ डीमन से बचाकर रखा हुआ है। यही सन गार्डियन के नाते मेरी जिम्मेदारी है। किन्मू उसकी बातें सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये सन गार्डियन की जिम्मेदारी तुम लोगों के कंधों पर किसने डाली, कहीं ये काम गॉड्स ने तो नहीं किया। जिस पर यानजिंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं वो नहीं जानती, बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि अब हमारे सन पीपल्स में कोई भी गॉड मौजूद नहीं रहा। उस गॉड की खाली जगह को पूरा करने के लिए मुझे ही शिप के साथ खुद को मर्ज करना पड़ता है और मर्ज करने के बाद मैं एक बड़ी सी सन गार्डियन गॉड बन जाती हूँ। यहाँ जब यानजिंग किन्मू को ये सब बता रही थी तो दूसरी तरफ किन्मू वहीं पर मौजूद जायंट्स की तरफ देखता है जो कि यानजिंग को देखकर घबरा रही थी। किन्मू इस बारे में यानजिंग से सवाल करता है जिस पर यानजिंग ने बताया कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी लाइफ एनर्जी सनशिप ने कंज्यूम कर ली है। इसी वजह से मैं इतनी ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं इन जायंट्स के साथ कभी भी नहीं खेल सकती। हालांकि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये लोग इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं ये लोग मुझे चोट ना पहुंचाते। मैं भी हमेशा इसी बारे में विश करती रहती हूँ कि काश मैं भी इन लोगों जैसे बड़ी हो पाती ताकि मैं इनके साथ खेलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती। मुझे यहाँ पर बहुत ही अकेलापन फील होता है। यहाँ यानजिंग की आंखों में गम साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानजिंग के ग्रैंडफादर को भी बुरा महसूस होता है। तभी अचानक दूसरी तरफ किन्मू थोड़ी देर सोचने के बाद यानजिंग से कहता है कि अगर किसी दिन फ्यूचर में मेरे पास ये एबिलिटी आई कि मैं केयर फ्री विलेज को ढूंढ पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस सूरज को जगाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम इस सनशिप से आजाद हो सको। किन्मू का ये प्रॉमिस सुनकर तो दूसरी तरफ यानजिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी। वो किन्मू से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं दोबारा से चल पाऊंगी, भाग पाऊंगी और अपने फैमिली के साथ खेल पाऊंगी, क्योंकि ये सन ट्रेजर जलने के बाद मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। यहाँ पर यानजिंग और किन्मू के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी। तभी अचानक वहाँ पर यानजिंग का ग्रैंडफादर आ जाता है जो कि अपने जायंट्स की लैंग्वेज में यानजिंग से कुछ कह रहा था। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद वो किन्मू से कहती है कि अंधेरा चारों तरफ फैल चुका है, अब मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ जाकर उस अंधेरे के अंदर मौजूद डीमन से फाइट करना होगा। ये सब कहने के बाद यानजिंग यहाँ पर काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरीके से सन गार्डियन में बदल जाती है। जहाँ सन गार्डियन में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से हम देखते हैं कि उसके पीछे मौजूद सन ट्रेजर ने भी दोबारा से जलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जाने से पहले यहाँ पर यानजिंग किन्मू से कहती है कि अगर तुम मुझे कभी दोबारा से मिलना चाहो तो तुम्हें सी ऑफ स्टार्स के अंदर मौजूद
मौजूद सनवेल के पास आना होगा, जहाँ पर तुम्हें मेरी सनशिप मिलेगी। ये सुनकर किन्मो चिल्लाते हुए यानजिन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं ये याद रखूंगा। मगर जब किन्मो ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ यानजिन का ग्रैंडफादर भी कुछ बोल रहा था, लेकिन वो जायंट्स की लैंग्वेज में बोलता है, इसलिए किन्मो को कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद किन्मो को यह सनशिप से नीचे की तरफ उतार दिया जाता है और सनशिप वहाँ से चलने के लिए रवाना हो गई। किन्मो सनशिप को जाता हुआ नीचे से देख रहा था, साथ ही साथ वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि आखिर यानजिन का ग्रैंडफादर क्या कह रहा था। मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन उनकी आवाज में बहुत ही दुख महसूस हो रहा था। इसी बारे में किन्मो यहाँ पर विली चीफ से भी सवाल करते हुए कहता है कि आखिर गॉड्स डाजू कॉन्टिनेंट को छोड़कर क्यों गए होंगे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब गॉड्स ने खुद ही डाजू कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया है तो आखिर ये सन गार्डियन इस डाजू कॉन्टिनेंट को अभी भी प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। इस पर विली चीफ जवाब देते हुए कहता है कि सारे इंसानों की तरह हर एक गॉड भी बुरा नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि एंशिएंट टाइम में यकीनन ऐसा कुछ न कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से गॉड्स डाजू कॉन्टिनेंट को अबैंडन करके जा चुके हैं। तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। अब यहाँ इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्मो अकेले ही अभी भी ड्रैगन पिलर पर बैठा हुआ था और वो डार्कनेस की तरफ देखते हुए अपने मन में यही सवाल करते हुए कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर केयर फ्री विलेज का दरवाजा सिर्फ डार्कनेस के अंदर ही ओपन क्यों होता है। साथ ही साथ किन्मो के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर वो केयर फ्री विलेज एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि उसने डाजू कॉन्टिनेंट का सारा के सारा मैप देखा है और केयर फ्री विलेज तो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। यकीनन वो इसीलिए क्योंकि कोई भी डार्कनेस के अंदर नहीं जा पाया होगा, और चूंकि कोई डार्कनेस के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर सकता तो किसी को केयर फ्री विलेज के बारे में मालूम भी नहीं। मगर साथ ही साथ किन्मो खुद से कहता है कि वैसे मैं खुद केयर फ्री विलेज डार्कनेस के अंदर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो डार्कनेस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। किन्मो के दिमाग में जब यहाँ ये सब चल ही रहा था तभी अचानक उसे डार्कनेस के अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि किन्मो को पुकारते हुए कह रही थी कि किन्मो मेरे पास आओ, मुझे ढूंढने आ जाओ, मैं डार्कनेस के अंदर ही मौजूद हूँ। किन्मो भी यहाँ पर डार्कनेस के अंदर मौजूद उस औरत की आवाज को सुनकर हिप्नोटाइज सा हो गया था और वो धीरे धीरे से डार्कनेस की तरफ बढ़ने ही लगा। इससे पहले कि वो नीचे डार्कनेस में गिर पाता तभी अचानक ग्रैनी सी पीछे की तरफ से आते हुए फुर्सत से किन्मो को पकड़कर कहती है कि किन्मो होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर किन्मो जब होश में आया तो उसने देखा कि ये सब काम उससे डीमंस करवा रहे थे, जो कि इस वक्त डार्कनेस के अंदर मौजूद है। उन्होंने रूप बदलकर किन्मो को बहकाने की कोशिश करी। वो खुद को संभालते हुए ग्रैनी सी से कहता है कि मैंने इस डार्कनेस के अंदर एक औरत की छवि देखी जो कि मुझे पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो केयर फ्री विलेज से ही बिलोंग करती है। ये सुनकर ग्रैनी सी किन्मो को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, 14 साल पहले मैंने उसी औरत को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था। ये वही औरत है जिसने बचपन में तुम्हारी पानी के नीचे हिफाजत करी थी और मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। यकीनन वो डार्कनेस के अंदर दोबारा से जिंदा हो चुकी होगी। ये डार्कनेस काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैं खुद तो इस डार्कनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन विली चीफ एक बार इस डार्कनेस के अंदर गए थे, वो यकीनन तुम्हें इसके बारे में बता पाएंगे। जो सुनकर किन्मो बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो विली चीफ से यहाँ डार्कनेस के बारे में पूछने लगा, जिस पर विली चीफ बताते हैं कि आज से 400 साल पहले मैं डाजू कॉन्टिनेंट में आया था। तब के टाइम मेरे हालात काफी ज्यादा बुरे थे। मैं इतना सारा डिप्रेशन में था कि मैं मरना चाहता था। मैंने मरने की कई सारी कोशिशें की, लेकिन मुझे हर बार बचा लिया गया। मगर एक दिन जब मैं मरने के लिए डार्कनेस के अंदर कूद गया, मैं वहाँ डार्कनेस के अंदर मौजूद डीमंस पर चिल्ला रहा था कि वो आकर मेरी जान ले ले। जो सब सुनकर ग्रैंडपा मस्क मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर भी आप इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो डीमंस भी आपको जान से नहीं मार पाए। जिस पर विलेज चीफ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन वो डार्कनेस बहुत ही ज्यादा अजीब जगह थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं उस डार्कनेस के अंदर गहराई में बढ़ता गया, अचानक से मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर वो सारी की सारी डार्कनेस कई सारे लेयर में बढ़ चुकी थी। हर एक लेयर में मुझे एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी हो। जो सुनकर ग्रैंडपा या विलेज चीफ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या आप वो सीन थोड़ा और क्लियरली बता सकते हैं। जिस पर विलेज चीफ बताता है कि हाँ, वो नजारा काफी ज्यादा अजीब था। मुझे अपने सामने कई सारे ट्विस्टेड शैडोज दिखाई दे रहे थे। जो शैडोज यकीनन कई बड़े बड़े डीमंस है, मैं उन्हें क्लियरली देख पा रहा था। उनमें से कई सारे डीमंस तो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि वो पावर लेवल में मुझसे भी आगे होंगे। साथ ही साथ वो शैडोज यहाँ पर मुझे इशारा करते हुए खुद की तरफ बुला रहे थे, जो कि मेरे मरने का सही तरीका था। लेकिन तब मुझे तुम लोगों की याद आई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधों पर कितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता, मुझे तुम लोगों की हिफाजत करनी होगी। और इसी वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी के कारण मरने के इरादे को त्याग कर डार्कनेस से वापस से बाहर निकल आया। ये सारी
बातें सुनकर ग्रैनी सी विलेज चीफ के पास आते हुए कहती है कि किन्मो ने यहाँ पर उस डार्कनेस के अंदर एक शैडो देखी, यकीनन वो भी उन बाकी के शैडोज की तरह ही होगी जिनसे पहले आपकी मुलाकात हुई है। विलेज चीफ बताता है कि हाँ, मैं उस दुनिया को डार्क रेल्म जबकि साथ ही साथ इस दुनिया को ब्राइट रेल्म कहकर पुकारता हूँ, क्योंकि ये दुनिया दोनों ही एक दूसरे से कई ज्यादा अलग है। दिन होने पर डासू कॉन्टिनेंट में ब्राइट रेल्म एक्टिवेट हो जाता है, जबकि रात होने पर डार्क रेल्म एक्टिवेट होता है। और अगर उस सन गार्डियन ने किन्मो से कहा है कि तुम्हें केयर फ्री विलेज अंधेरे के अंदर मिलेगी, तो यकीनन केयर फ्री विलेज डार्क रेल्म के अंदर मौजूद है। जो सब सुनते हुए किन्मो यहाँ पर अपने जेड पेरेंट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे केयर फ्री विलेज वाले लोग इतने ज्यादा ताकतवर है कि उन लोगों ने सनशिप जैसी एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट शिप बना दी जो कि खुद अंधेरे से फाइट करती है, लेकिन फिर भी मेरे केयर फ्री विलेज वाले लोग डार्कनेस के अंदर किसी मॉन्स्टर की तरह छुप कर बैठे हुए हैं। ये सब कहते हुए किन्मो के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि केयर फ्री विलेज वाले लोग गॉड्स होंगे या फिर डीमंस। जो सब सोचते हुए किन्मो को उसी पुराने डीमन की बातें याद आ जाती है जिसने किन्मो से कहा था कि तुम और मैं बिल्कुल सेम है, हम दोनों ही डीमंस है। तब के टाइम तो किन्मो ने इस बात का भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस वक्त किन्मो खुद से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं हूँ क्या। यहाँ किन्मो को इस कश्मकश में देखकर विलेज चीफ किन्मो से कहता है कि मैं तुम्हें उस अंधेरे के अंदर मौजूद डार्क रेल्म में लेकर जाऊंगा ताकि तुम केयर फ्री विलेज को ढूंढ सको। विलेज चीफ की ये बात सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। ग्रैनी सी विलेज चीफ से कहती है कि आप बेशक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर कई सारे ऐसे पावरफुल शैडोज थे जो कि आपकी जान ले सकते थे। दूसरी तरफ किन्मो का तो वहाँ पर सर्वाइव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर आप ये क्या कह रही हो? जिस पर विलेज चीफ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, इन पिछले 400 साल में मैं पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब मुझे वो अंधेरा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और किन्मो का भी मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। जो सुनकर तो सब लोगों को ये बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यान किंगडम की आर्मी पर आ गया था जो कि वापस से लौट आई थी। मास्टर जियान तो काफी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। वो नेशन मास्टर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये मेरी गलती है जो मैं डासू कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन नेशन मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सिर्फ डिवाइन डिग्री की वजह से हुआ। डिवाइन डिग्री की वजह से इस वक्त हम डासू कॉन्टिनेंट पर हमला नहीं कर सकते और उन्हें 50 साल मिल गए, लेकिन मैं यान किंग वादा करता हूँ कि एक न एक दिन डासू कॉन्टिनेंट हमारा होकर ही रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियोंगलुंग ड्रैगन सिटी पर भी आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल किन यहाँ प्रिंसेस यूजी से कह रहा था कि हमारी आर्मी वापस लौट चुकी है, हम लोगों को भी जल्द से जल्द डासू कॉन्टिनेंट को छोड़कर वापस से अपने यान किंगडम लौट जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस यूजी मना करते हुए कहती है कि जाने से पहले मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, जो किसी को और नहीं बल्कि किन्मो था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूजी यहाँ किन्मो से मुलाकात करती है, जिससे वो कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इस डासू कॉन्टिनेंट में रहते हुए तुम्हारा टैलेंट जाया हो रहा है, तुम्हें बाहर की दुनिया जाकर देखनी चाहिए, वहाँ पर तुम्हारे टैलेंट की बहुत ही कदर होगी। तुम इस गरीब सी जगह को छोड़कर मेरे साथ यान किंगडम क्यों नहीं चले जाते? प्रिंसेस यूजी की ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद डीमन कल्ट के जितने भी लोग थे वो सबके सब शौक हो गए। साथ ही साथ वो लोग किन्मो के जवाब का बेसब्री से इंतजार करने लगे, जहाँ किन्मो जवाब देते हुए बताता है कि मैं बचपन से इसी डासू कॉन्टिनेंट में बड़ा हुआ, बेशक यहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी मुझे ये जगह पसंद है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। फिर दूसरी तरफ प्रिंसेस यूजी लगातार किन्मो को अपने साथ यान किंगडम चलने के लिए मनाती जा रही थी, जिस पर किन्मो को अपने डीमन कल्ट का पिछला लीडर याद आ गया और वो मास्टर ली को याद करते हुए कहता है कि ठीक है प्रिंसेस यूजी, एक न एक दिन मैं तुम्हारे यान किंगडम जरूर आऊंगा और मैं तुमसे भी आकर मुलाकात करूंगा, लेकिन वो दिन आज नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। असल में मेरे हर एक ग्रैंडपा ने मेरे लिए एक स्पेशल टेस्ट रखा है जिसे मुझे पास करना होगा, और तुम तो जानती ही हो कि मेरे टोटल 9 ग्रैंडपास है, यानी कि मुझे टोटल 9 टेस्ट पास करने होंगे, जिनमें से मैंने अभी तक कोई भी टेस्ट पास नहीं करा है। जब तक मैं वो 9 टेस्ट पास नहीं कर लेता तब तक मैं डासू कॉन्टिनेंट को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। ये सब कहते हुए किन्मो अपने मन में सोचता है और वैसे भी मुझे पहले डार्क रेल्म में इंटर करना है ताकि मैं वहाँ पर अपनी केयर फ्री विलेज को ढूंढ सकूं। अब चूंकि किन्मो ने चलने से मना कर दिया था तो प्रिंसेस यूजी खड़ी होकर कहती है कि ठीक है, मैं यान किंगडम के सेंट्रल सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये सब कहने के बाद प्रिंसेस यूजी वहाँ से जाने लगी, जहाँ किन्मो उसकी खुशबू को स्मेल करते हुए कहता है कि ये खुशबू जानी पहचानी लग रही है। जो कहते साथ ही वो फौरन अपने पास से वही सिल्क पाउच बाहर निकाल लेता है जो कि किन्मो को ग्रैंडपा जियान ने दिया था, और ग्रैंडपा जियान ने ये परफ्यूम वाला सिल्क पाउच तो 7 प्रिंस से चुराया था, वो भी उस एयरशिप के ऊपर, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस यूजी ही है। प्रिंसेस यूजी भी सिल्क पाउच को देखती पहचान कर कहती है कि ये तो मेरा है, ये आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आया? जो कहते हुए प्रिंसेस यूजी अपना पाउच वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन किन्मो से वो पाउच वापस नहीं करता, बल्कि वो जवाब देते हुए कहता है कि अब ये परफ्यूम मेरा है, ये मुझे मेरे ग्रैंडपा जियान ने दिया, तो ये मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाला। जो सुनकर तो प्रिंसेस यूजी मुंह बना लेती है, मगर फिर वो किन्मो से कहती है कि चलो ठीक है, इसके बदले तुम मुझे कुछ और चीज दे दो। जो सुनकर जब किन्मो सोचने लगा तो वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं
आई। ग्रैंडपा जियान ने तो ये परफ्यूम वाला सिल्क पाउच उस 7 प्रिंस से चुराया था ना, तो आखिर प्रिंसेस यूजी ऐसा क्यों बोल रही है कि ये सिल्क पाउच उसका है। थोड़ी देर यहाँ इसी तरह से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद अचानक से किन्मू खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम 7 प्रिंस हो, जिस पर प्रिंसेस यूजी क्यूट तरीके से मुंह बनाते हुए कहती है कि आप बोलो, क्या अब भी मैं तुम्हें गोलू मोलू और मोटी लग रही हूँ। जिस पर किन्मू एम्बैरेस्ड होकर जवाब देते हुए कहता है कि जब तुमने उस तरह से अपने बाल बांधे हुए होते हैं तब तुम सच में थोड़ी गोलू मोलू लगती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मगर अगर तुमने दोबारा से अपने बाल वैसे ही बनाए तो तुम दोबारा से मोटी लगोगी। और ये कहते साथ ही किन्मू ने यहाँ पर प्रिंसेस यूजी पर हंसना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बाकी के सब लोग अपना सर पकड़ लेते हैं कि लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं और ये देखो ये निकम्मा क्या कर रहा है, उसी लड़की का मजाक उड़ा रहा है जो लड़की यहाँ किन्मू के प्यार में पड़ चुकी है। किन्मू ही इस बात को समझ नहीं पा रहा। प्रिंसेस यूजी भी क्यूट तरीके से मुंह बना रही थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि किन्मू यहाँ पर प्रिंसेस यूजी को देने के लिए अपने पास से एक बहुत बड़ा सा हैमर निकाल कर उसके हवाले कर चुका, जिसे लेते हुए प्रिंसेस यूजी कहती है कि तुम एक लड़की को इतना बड़ा हैमर दोगे। इवन कि बाकी के सब लोग भी यहाँ पर किन्मू पर हंस रहे थे, क्योंकि किन्मू को प्यार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। लड़की को याद रखने के लिए कोई छोटा सा तोहफा देना चाहिए, लेकिन ये बेवकूफ उसे एक बहुत बड़ा हैमर दे रहा है। ऐसा नहीं कि किन्मू ने कोशिश नहीं करी, वो अपने पास मौजूद हर एक चीज यहाँ बाहर की तरफ निकालते हुए प्रिंसेस से कहता है कि इसमें से कोई भी चीज पसंद कर लो, लेकिन प्रिंसेस यूजी उन सब चीजों को देखने के बाद मना करते हुए कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसी हैमर को अपने पास रख लेती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस यूजी को लेकर जाने के लिए उसका करवा यहाँ पर पहुंच गया था, जिस करवा को देखते हुए अब किन्मू को समझ आ गया था कि असल में प्रिंसेस यूजी यान किंग की बेटी है, यानी कि वो असल में यान किंगडम की राजकुमारी है। और अब तक किन्मू को इसके बारे में मालूम नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि प्रिंसेस यूजी यहाँ पर मुस्कुराने लगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।